तो अब हम बात कर लेते हैं आगे, मजीद हमारे कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ें पढ़ने के लिए ना हमें इसमें मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेहतर क्यों है। सही है। तो इसके लिए हम अभी अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को स्टार्ट ले लेते हैं और हिस्टोरिक्स को पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने 9 में जो एक चैप्टर पढ़ा था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का, अगर वो किसी को याद है तो उसके टॉपिक्स याद हैं आप लोगों में से किसी को कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े थे पिछले साल 9 में, सॉरी। कोई भी टॉपिक याद नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि याद आ जाए। वैसे पढ़ा तो होगा तुम लोगों ने, अभी फिलहाल याद नहीं हो, कोई इसका मसला नहीं है। तो एक आपने पढ़ा था टॉबराइनर्स रूल ऑफ ट्राइएड, याद आ रहा है? अब शायद नाम सुन के याद आ जाए। अगर अभी भी नहीं आया तो बताओ। याद आया किसी को? नो सर, नहीं याद आया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, पीरियोडिसिटी क्या चीज है। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चीजों का अपने आप को दोहराना। वो हैरी पॉटर सीरीज देखी है आप लोगों ने सारी या नहीं? यस सर। अगर हैरी पॉटर सीरीज देखी है तो हैरी पॉटर सीरीज का शायद तीसरा हैरी पॉटर 3 था या हैरी पॉटर 2 था। हैरी पॉटर 3 था या शायद हैरी पॉटर 2 था, जहां तक मुझे याद है थोड़ा बहुत। हैरी पॉटर 3 या हैरी पॉटर 2 में हमने उसको, आपने उसको देखा होगा, वो एक स्नेक मिस्ट्री थी कोई, अगर किसी को याद है तो एक स्नेक मिस्ट्री थी हैरी पॉटर 3 या 2 में। ठीक है, मुझे भी बहुत टाइम हो गया देखे हुए, तो अब तो चीज़ें मुझे भी सही याद नहीं है। स्नेक मिस्ट्री थी। उसमें जो स्नेक मिस्ट्री जो थी ना, उसमें एक बात हुई थी कि तारीख हमेशा खुद को दोहराती है। इसका एक बड़ा अहम जुमला था कि तारीख हमेशा खुद को दोहराती है, और अ, इसका हमारे पास प्रूफ भी है। हिस्ट्री जो है ना वो हमेशा खुद को रिपीट करती है, ये एक फैक्ट है। मैं इसकी एक मिसाल अभी हालिया जो चीज़ें हमारे साथ पेश आ रही हैं इसकी भी मिसाल देता हूँ। देखो 2020 में कोविड 19 एक पेंडेमिक है, जो कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है फिलहाल। ठीक है, इसी तरीके से 1920 की बात करें तो 1920 में एक और पेंडेमिक आया था, आज से ठीक 100 साल पहले, जिसका नाम आपने शायद सुना भी हो, स्पेनिश फ्लू के नाम से। ठीक है, फिर उसके 100 साल पीछे जाओ 1820 में, तो 1820 में एक और पेंडेमिक आया था, दैट इज कॉल्ड ब्लैक प्लेग्यू। फिर उससे पीछे 100 साल पहले जाओ तो 1720 में एक और पेंडेमिक आया था, वो दानों की बीमारी थी, दाने हो जाते हैं ना बॉडी पे वो। फिर 1620 में भी प्लेग्यू है, 1520 में भी, यानी मुसलसल कोई, अगर हम आज से 600 500 साल पुरानी कोई हिस्ट्री को देखें अगर, तो 500 600 साल पुरानी हिस्ट्री में हमें मुसलसल 100 साल बाद एक पेंडेमिक वायरस मिल रहा है। एक पेंडेमिक वायरस तो नहीं कहूंगा, एक पेंडेमिक मिल रही है, यानी कि आलमी वबा। तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। सही है। तो पीरियोडिसिटी को आप हिस्ट्री के इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि जो भी चीज हिस्ट्री में कभी कहीं हुई हो, हिस्ट्री में कोई भी बात, कोई भी चीज अगर कभी कहीं हुई हो, तो वो रिपीट करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद। अच्छा, इस चीज का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि कितने टाइम के बाद हिस्ट्री में कोई चीज रिपीट होगी। इस बात का अंदाजा तो कतई लगाया नहीं जा सकता। ठीक है,
इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने टाइम के बाद हिस्ट्री में कोई चीज रिपीट हो जाएगी, बट ये डेफिनेट है कि रिपीट जरूर होगी। यही बात कुछ पीरियोडिसिटी पर अप्लाई होती है कि एलिमेंट्स जो अब तक हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है ना, तो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स में एक खासियत है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से काफी ज्यादा मुशाबेहत रखता है। मुशाबेहत से मुराद दूसरे एलिमेंट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। अब इसके बारे में हम काफी सारी बात कर चुके हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं अब तक? 124 आपने बताया था शायद। गुड। हाँ बिल्कुल, 124 एलिमेंट्स टिल नाउ डिस्कवर्ड है। हमारी बुक में कितनों का तस्करा है? 118. वेरी गुड, 118। अच्छा, आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स, how many are natural? 92. 92. Very good, very good. And after 92, all are synthetic and artificial elements, which are prepared by human beings through artificial radioactivity. ठीक है? अच्छा, which is the last natural element? Uranium. वेरी गुड। तो माशाल्लाह आप लोगों को एक ही खातून जवाब दे रही हैं, लेकिन ये कि इससे एक अंदाजा हो रहा है कि पीछे की जो बातें आपको पढ़ाई गई हैं वो आप लोगों को याद है। अब हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को फिलहाल हटा देते हैं, अपनी कंसिडरेशन में नहीं रख रहे। मैं अभी जो भी बात कर रहा हूँ वो नेचुरल एलिमेंट्स के हवाले से कर रहा हूँ। तो नेचुरल एलिमेंट्स में भी ये खासियत है या ये बात है कि एलिमेंट्स एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीट करते हैं। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक को रिपीट करने वाली जो कहानी है ना, वहीं से पीरियोडिसिटी की कहानी शुरू हुई। अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, मतलब 19th सेंचुरी की, सॉरी 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, यानी कि फ्रॉम 1800 टू 1899, इस सेंचुरी की अगर हम बात करें, बोर्ड ब्लर हो रहा है, वो थोड़ी देर में फोकस कर लेगा, ठीक है। 1800 टिल 1899 अगर हम इस चीज की बात करें, तो 1800 टिल 1899 में साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा इस चीज को आइडेंटिफाई किया या इस चीज को समझा, पीरियोडिसिटी को। एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। अब वहां पर शुरुआत में साइंटिस्ट ने ये पाया कि कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा मिल रहे थे। मतलब 3 एलिमेंट्स थे उस वक्त तक। लिथियम, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इन्हीं पे आई थी, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट्स एक दूसरे से काफी ज्यादा मिल रहे थे। अच्छा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 है। बहुत सोच के जवाब दे रहे हो, जवाब में थोड़ी तेजी होनी चाहिए। इसका ये मतलब हो रहा है कि पीछे की बातें कुछ याद हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आगे पढ़ाता जाऊंगा और पीछे का पूछूंगा नहीं। जहां चलूंगा आगे और पीछे की कोई बात आएगी ना तो वहां पूछूंगा, तो लिहाजा चीजों को पढ़ते रहना है, ठीक है। खैर, 3 एलिमेंट्स थे भाई, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन 3 एलिमेंट्स में देखा गया कि इन 3 एलिमेंट्स की काफी सारी खुसूसियात ऐसी थी जो आपस में मिलती जुलती थी। 100% प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉपर्टी सेम थी। अच्छा, अब अच्छी खासी प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट्स बाय नेचर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं ऐसे समझा देता हूं कि जैसे आम हम खाते हैं, अभी आम का सीजन आया हुआ है ना, तो अब अगर आप मार्केट में जाओ तो आपको 25 अलग अलग नामों के साथ और किस्मों के साथ आम मिलेंगे। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में उन आम के जो नाम दिए गए हैं वो ऐसे अजीब अजीब से हैं कि वो एक मसखरा लगता है। खैर, आप लोग वाकिफ हैं अच्छे से उन तमाम नामों से। अच्छा, सबके नाम अलग हैं। अच्छा, नाम अलग होने की वजह उनका साइज हो सकता है, उनका टेस्ट हो सकता है, और वो मतलब खाने में किस तरह से, वो खाने में किस तरह से ये हो सकता है। मतलब ये 2-3 डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से अलग अलग नाम है।
अल्टीमेटली ये तमाम की तमाम टाइप्स किससे बिलोंग करती हैं? अगर मैं मिसाल के तौर पे 4 अलग अलग तरह के आम भी आपके सामने रख दूं, अलग अलग टाइप्स के, और मैं फिर आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आपका सबसे पहला जवाब मेरे पास क्या होगा? आम सर। सही है, सबसे पहला जवाब आपके पास, आपका मेरे पास मेरे लिए यही होगा कि ऑब्वियसली सर ये सारे आम है, ठीक है ना? तो यही चीज यहां पर भी अप्लाई होने लग गई कि अगर इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती है इन तीन एलिमेंट्स की, तो इट मींस कि ये किसी न किसी खास कैरेक्टरिस्टिक से, किसी खास चीज से बिलोंग करते होंगे। अब ये चीज ऑब्जर्व की डॉबराइनर नाम के साइंटिस्ट ने, और ऑब्जर्व करके उसने इस कॉन्सेप्ट को दूसरे एलिमेंट्स पर चेक करना शुरू किया कि अगर इन तीन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी है, तो इसका ये भी तो हो सकता है कि बाकी एलिमेंट्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी हो। तो रिसर्च के दौरान वो एक और एलिमेंट्स की क्लास पर पहुंचा, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कि इनके अंदर भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटी है। अब इस सिमिलैरिटी की बुनियाद पर इसने ये चीज जज कर ली कि हाँ भाई इनके अंदर भी सिमिलैरिटी है। सही है? अच्छा, इनके अंदर भी सिमिलैरिटी है। फिर अब प्रॉब्लम ये थी कि इससे सिमिलैरिटी देख ली, सिमिलैरिटी को जज कर लिया। अब प्रॉब्लम यहां ये आ रही थी कि अपनी इस बात को ये कैसे एक्सप्लेन करे। मतलब इसने कहा हाँ ठीक है, इन तीन एलिमेंट्स में एक कुछ खासियतें मिलती हैं, तो इन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप हो गया। इन तीन एलिमेंट्स में कुछ चीजें मिलती हैं, तो इन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप हो गया। सही है, ये बातें तो सारी समझ में आ रही है। लेकिन अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो ये किस तरीके से कहेगा कि इसने ये ग्रुप किस बुनियाद पे बनाया, इसने ये ग्रुप कैसे तश्कील दे दिया, मतलब वाई दीज थ्री। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपने जो है वो सोडियम, क्लोरीन और ब्रोमीन का ग्रुप बना दिया हो? ऐसा तो आपने नहीं किया। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? एक सवाल हो सकता था। अच्छा, अब अगर किसी के जहन में इस सवाल का जवाब ये आ रहा हो कि सर ये जो तीन एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिखे हैं हमें समझाने के लिए, ये आपस में कैरेक्टरिस्टिकली मैच नहीं करते होंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिकली मैच नहीं करते, बट इनको भी एक्सप्लेन करने का कोई सॉलिड ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए। अच्छा, ये जो रीजन सर शेप, उनका फंक्शन। शेप, फंक्शन, ठीक है, ये सारी बातें प्रॉपर्टीज में आती हैं। असल जो मैं तुम्हें आज एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ, वो क्या है। मैथमेटिक्स अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, पिछले साल भी पढ़ी, उससे पहले भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो मैथमेटिक्स। बट तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ तो रहे हो, लेकिन आज भी अगर मैं किसी से पूछूं ना कि मैथमेटिक्स कहाँ यूज कर रहे हो या मैथमेटिक्स का यूज कहाँ है, केमिस्ट्री का पूछूंगा बताओगे, फिजिक्स का पूछूंगा बताओगे, बायो का पूछूंगा बताओगे, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ रहे हो, लेकिन मैथमेटिक्स का यूज नहीं बता सकते। अब अगर मैं किसी से पूछता भी हूँ मैथमेटिक्स का यूज, कोई मुझे बता सकता है मैथमेटिक्स का कोई यूज बताए? अगर क्या आप मैथमेटिक्स कहाँ क्यों यूज करते हैं? कोई भी? सर डेली रूटीन में भी यूज होता है, जैसे हिसाब किताब में भी आया थी वो। यही, इसके अलावा बताओ। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, जो सबसे पहला जवाब आया ना कि सर डेली के हिसाब किताब में, जब भी बच्चों से कभी मैथमेटिक्स पूछो कि मैथमेटिक्स कहाँ यूज करते हो, दे ऑलवेज से कि सर वो हम वो पैसे देने लेने में कर लेते हैं, हिसाब किताब में कर लेते हैं, मतलब सिर्फ यही एक जवाब होता है। लेकिन मैथमेटिक्स के बगैर बाकी साइंस की मेरे ख्याल से जो ब्रांचेस हैं वो बेकार हो जाती हैं, क्योंकि जब तक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होती, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। मैं एक मिसाल देता हूं, मास ऑफ अर्थ आपने कैलकुलेट किया था, पिछले साल भी किया था, मैट्रिक में भी किया था। 6 एक्सपोनेंट कितना, 24 था, 31 था, कितना केजी था? मुझे कांस्टेंट याद नहीं आ रहा अभी। 6 एक्सपोनेंट 24 केजी था शायद। 6 एक्सपोनेंट 24 केजी। एम आई राइट? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, इस दुनिया का वजन बताया कि 6 एक्सपोनेंट 24 केजी है सर। मुझे बताओ दुनिया को किस तराजू पे रखकर वजन किया? मतलब जब टीचर ने पढ़ाया तो उनसे पूछा नहीं कि किस तराजू पे रखकर दुनिया को वजन किया, जो आप हमें ये मास बता रहे हैं। सूरज का मास बता रहे हैं हम, पता नहीं सूरज का मास कितना होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसकी वैल्यू। तो एक्सपोनेंट 31 केजी तो होता है, इतना तो मुझे याद है।
खैर सूरज का मास किया। अब मुझे बताओ कौन से तराजू पे रखकर सूरज को तोला था? सर वो कांस्टेंट वैल्यूज होती है ना। नहीं, कांस्टेंट सर, वैल्यूज वो तो होती हैं, तो पार्टिकल आपको ये के वैल्यूज कैसे पता चली? पूछना तो यही है मेरा। कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है, आई एग्री, लेकिन आपको ये कैसे पता चल रहा है कि यार ये ही कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ और क्यों नहीं? 6 एक्सपोनेंट 24 क्यों है, 6 एक्सपोनेंट 25 क्यों नहीं है? सवाल है ना। तो ये जो आपके पास मैथमेटिकल वैल्यूज आती हैं ना, ये मैथमेटिकल वैल्यूज बेसिकली कैलकुलेशन से आती हैं। इन कैलकुलेशंस की बुनियाद पे इंसान कहां से कहां तक पहुंच गया, मतलब वंडर, जैसे कहते हैं ना, साइंस इज अ वंडर, एक मिरेकल है, एक अजीब सी चीज है साइंस। तो उसमें कैलकुलेशन की बहुत अहमियत होती है। बिना कैलकुलेटिव प्रूफ के आप किसी बात को साबित नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अपनी कोई रिसर्च, आपने कोई काम किया फिजिक्स का, मैथ्स, केमिस्ट्री का, तो बायो को मैं इसमें थोड़ा सा शामिल नहीं कर रहा हूँ फिल वक्त, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई काम किया, आप उस काम को तब तक प्रूफ नहीं कर सकते जब तक आपके पास न्यूमेरिक रिजल्ट्स ना हो, और न्यूमेरिक रिजल्ट्स भी बिल्कुल सही होने चाहिए। आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो बट उसके न्यूमेरिक रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपने जो ऑब्जर्व किया वो गलत है, या आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो गलत है। बहुत सारी चीजें होती हैं। बायो को मैंने थोड़ी देर के लिए ऑब्सोलीट किया था, लेकिन बायो भी जो है वो बिना कैलकुलेशन के नहीं होती। बहुत सारी चीजों में बायो की कैलकुलेशंस होती हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, जब हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, ब्लड प्रेशर है, मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट हैं, इन टेस्ट की वैल्यूज भी आपने हमेशा देखा होगा कि नंबर्स में आती है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये किसी न किसी कैलकुलेशन की मदद से आते हैं ना। मतलब जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि एक रिपोर्ट है आपके सामने, उस मतलब आपका शायद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट में आपने हेमोग्लोबिन चेक किया, उसमें आपके ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है वो बताया, और साथ में आगे एक स्टैंडर्ड रेंज बताते हैं कितने स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर है तो भी खतरनाक है, इससे बुरा, इससे कम है तो भी खतरनाक है। ये जो वैल्यूज आती हैं, ये वैल्यूज कैसे आ जाती हैं? कैलकुलेशन तो यहाँ पर भी आ गई। तो साइंस की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहां पर मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं हो रही होती। तो मेरा आप लोगों को, खुसूसन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, एक एडवाइस है कि मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ो, और हर सवाल को, हर चीज को कोशिश करो कि उसकी वजह जानो कि ये कहाँ यूज होता है। जब तक तुम्हें किसी चीज का यूज नहीं पता चलेगा ना, तुम लोग उस चीज को मास्टर नहीं कर सकते, तुम लोग उस चीज में एडवांस नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोई भी साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ो, हमेशा कोशिश करो कि यूज पे एम्फेसाइज करो। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यूज हो रहा है। यार उसके बारे में अंदर की कहानियां तुम्हें इतनी पता हो या नहीं पता हो, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इसका क्या इस्तेमाल है। मैंने इतने टाइम तक, मतलब जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है 8 जून से टिल नाउ, मैं अब तक तुम लोगों को सिर्फ पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसी के ऊपर पढ़ाया जा रहा था कि उसकी छोटी छोटी सी बारीकियां, एक एक चीज बता रहा था कि इसका ये इस्तेमाल है, इसका ये इस्तेमाल है। सारे मैंने यूजेस बताए पीरियोडिक टेबल के कि तुम लोग पीरियोडिक टेबल का यूज क्या करते हो। जब तक मैं यूज क्लियर नहीं करूंगा, मैं एक चीज तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए मैथमेटिक्स वाले जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आगे भी अपना इंजीनियरिंग के अंदर कैरियर रखना चाहते हैं, तो दे मस्ट, मेरे ख्याल से उनको लाजमी तौर पर मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से और यूजेस के साथ पढ़ना चाहिए। और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, वो कोशिश करें कि हमेशा 2+2 4 बोले, कभी गलती से वो 2+2 5 ना बोल दें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को सपोर्ट करने के लिए कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं था। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिकल मॉडल इस चीज को करने के लिए कोई नहीं था, यही परेशानी इसको यहां पर आ रही थी। इसने कैरेक्टरिस्टिक तो देख ली, लेकिन कोई मैथमेटिकल मॉडल भी तो होना चाहिए जिस पर ये अपनी बात को साबित करे। फिर काफी टाइम की रिसर्च के बाद उसको एक मैथमेटिकल मॉडल मिला। क्या मॉडल था? एवरी सेंट्रल एलिमेंट of each set of triad had an atomic mass equal to
एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। बाकी जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज होता है सेंट्रल एलिमेंट का मास। ये आ गया मैथमेटिकल मॉडल, और इसी को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं डे ब्रायनर के इस रूल की। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो मैंने तीन तीन के ग्रुप बनाए, जो मैंने तीन तीन के ग्रुप बनाए, फिर कह रहा हूं जो मैंने तीन तीन के ग्रुप बनाए हैं, उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट होगा ना, उसका एटॉमिक मास हमेशा बाकी दो एटम्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा। अब ये मॉडल मिल गया, प्रूफ भी कर लेते हैं। भाई लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। प्रूफ कर लो, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 23। 7 + 39 46 हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाय 2 23। तो सोडियम का मास क्या होता है 23, ये करेक्ट मास है सोडियम। सेम इन द केस ऑफ दिस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का मास होता है बेटा 35.5 एंड आयोडीन का मास होता है 126.5। प्लस कर लो, 35.5 + 126.5, नीचे हो गया ये थोड़ा, मैं यहाँ कर लेता हूँ। 35.5 और प्लस 126.5, ये हो गया 0, 1 कैरी, 5 + 1 6 और 6 12 कैरी। क्या कह रहे हो? 162 आ गया। अब इसको डिवाइड करो 2 से, एवरेज निकालना है ना। अच्छा एवरेज तो निकालना आता है ना बेटा, कोई ऐसा तो नहीं जिसको एवरेज निकालने में भी प्रॉब्लम हो? नो सर। ठीक है, तो 162 डिवाइडेड बाय 2 इट विल मेक 81। और ब्रोमीन का मास 81 तो नहीं होता, ब्रोमीन का मास 80 होता है। अच्छा इसने कहा था हेड ऑन एटॉमिक मास इक्वल टू और ऑलमोस्ट, यहां पर एक लफ्ज ऐड कर दो, और ऑलमोस्ट इक्वल टू एवरेज। ऑलमोस्ट, बल्कि इसको इक्वल टू नहीं करो, ऑलमोस्ट इक्वल, यहां पे ऑलमोस्ट ऐड कर लो। ऑलमोस्ट इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। यहां पर इसको मिल गया अपने इस लॉ की स्टेटमेंट, या अपने लॉ का मैथमेटिकल मॉडल इसको इस स्टेज पर आके मिला कि दो एटम्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाल लो, जो मास होगा वो सेंट्रल एटम का होगा। बस ये कहलाता है मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल सपोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डे ब्रायनर। जो भी डे ब्रायनर ने ऑब्जर्व किया उसके जो मैथमेटिकल सपोर्ट है वो ये है। अब जब किसी चीज को मैथमेटिकल सपोर्ट मिल जाती है ना, तो मैथमेटिकल सपोर्ट के बाद उस चीज के अंदर खामी के जो मामलात होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब इस लॉ का फेलियर भी सुन लो। इस लॉ का फेलियर क्या है? अच्छा ये बात समझ में आ गई मेरी? कोई सवाल अगर कंफ्यूजन है तो कोई पूछ ले। नो सर। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बोर्ड को थोड़ा सा रब करूंगा, मुझे अगली बात समझाने के लिए उसकी जरूरत होगी बोर्ड की थोड़ी। जल्दी करो, टाइम थोड़ा कम है, मुझे एक बात और भी करनी है। ले लिया है। अच्छा देखो, अब ये लॉ फेल हुआ क्योंकि आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत बाद में आया है। क्लासिफिकेशन चीजों की उससे पहले चल रही थी। एक गलती मुझसे हुई है, मुझे इससे पहले आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और बताना चाहिए था, लेकिन मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों को बताया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अब जब अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मुझे याद दिलाना, मैं आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री में पीछे ले जाऊंगा। फिलहाल मैं अभी इसको कंप्लीट करता हूँ। एक एलिमेंट था जो डिस्कवर हुआ, उसका नाम था फ्लोरीन। अच्छा जब फ्लोरीन की कैरेक्टरिस्टिक्स चेक की गई तो पता ही चला कि फ्लोरीन की कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीनों से मैच करती हैं, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से मैच करती हैं। ठीक है, फिर जब फ्लोरीन का मास निकाला गया तो फ्लोरीन का मास मतलब फ्लोरीन की डेंसिटी पता की गई, मास तो खैर बाद में आया, पहले डेंसिटी पता की गई। तो डेंसिटी से ये पता चला कि फ्लोरीन की डेंसिटी एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कम होती है। फिर उससे हमें यह पता चला कि इस सीक्वेंस में जो डे ब्रायनर ने बनाई है, इस सीक्वेंस में फ्लोरीन सबसे टॉप पर होगा, क्लोरीन उसके बाद होगा, ब्रोमीन उसके बाद होगा और आयोडीन उसके बाद होगा। ऐसे हमें पता चला। अब अगर यहां गौर करो तो इस ग्रुप में अब एक नहीं दो ट्राइएड है। एक तो ये पुराना वाला ट्राइएड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए।
एक नया ट्राइड है, कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाला। अब जो स्टेटमेंट डॉबराइनर की है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो दो एलिमेंट्स हैं, उन दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज जो होगा वो सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो उस हिसाब से जब ब्रोमीन का मास हमें पता है कि 81 होता है और फ्लोरीन का मास भी हमने निकाल लिया, फ्लोरीन का मास हमें पता चला 19 होता है। अब दोनों का जरा एवरेज लो, 81 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लेना है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 100 डिवाइडेड बाय 2 मींस 50। और क्लोरीन का मास क्या होता है? 35। क्लोरीन का मास क्या होता है? 35.5। 35.5। तो इसका मतलब क्लोरीन का एक्चुअल मास होता है 35.5, विच इज नहीं, यहाँ पर जो इस लॉ की कैलकुलेशन से आ रहा है 50, विच इज इनकरेक्ट। तो लॉ फेल हो गया। ठीक है, हर रूल जो हमारे पास आया है, मतलब ये इनका, इन एलिमेंट्स के जो भी रूल्स आए, अगर उस रूल से आगे हम किसी रूल पर जा रहे हैं तो प्रीवियस रूल ऑब्वियस सी बात है कि फेल हुआ होगा, तभी हम अगले रूल पर गए हैं। अगर प्रीवियस रूल फेल नहीं हुआ होता तो हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि हम अगले रूल पर जाएं। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर ये इसलिए भी फेल हो सकता है क्योंकि ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल ले लिया था ना, मतलब 81 आया था ब्रोमीन, तो उन्होंने बोला कर लो सपोज इसको। हाँ, ऑलमोस्ट देखो, इक्वल और इक्वल कह देते ना तो फिर यहाँ पर भी ऑब्सोलीट हो जाता। तो उन्होंने सियासी बयान दिया, उन्होंने कहा ऑलमोस्ट इक्वल, यानी इक्वल भी हो सकता है और ऑलमोस्ट इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है ना। यहाँ तो डिफरेंस देखो ना, 35.5 कहाँ और 50 कहाँ। यहाँ तो चलो ब्रोमीन का मास होता है 80, हाँ, और ब्रोमीन का यहाँ जो आ रहा है वो 81 आ रहा है, इतना तो चल जाता है, लेकिन कहाँ 50 और कहाँ 35.5, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस। क्लियर हो गई बात मेरी? कोई सवाल या कंफ्यूजन मजीद किसी को? तो सर ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज की बात यहीं पर हम खत्म करते हैं अपनी। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बस मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।